गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 चैप्टर 9 फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। ये चैप्टर का नाम है फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। इस चैप्टर को स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लेना। अगर आपको ये समझ नहीं आया चैप्टर 9 तो आगे यूनिट 4 भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर 9 पे जितने भी रिज़ल्ट आप ड्राइव करोगे, जितनी भी डेफिनेशंस आप रीड करोगे, वो सारी की सारी आपकी 4th यूनिट में भी यूज़ होंगी। तो अगर आपने 3rd यूनिट को स्किप किया तो 4th यूनिट आप नहीं कर पाओगे। और चैप्टर भी ये इजी है, इसके क्वेश्चंस थोड़े लेंथी ज़रूर है लेकिन करने में इजी हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी है, आपको सारा नहीं करना। जो मैं आपको बताती जाऊँ सिर्फ वही आपको करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ देखो क्या है। इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एजेस OA, OB एंड OC ऑफ पैरेललोपाइड। 3 फोर्सेस आपको गिवन हैं जो कि एक पैरेललोपाइड की एजेस से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं बाय OA, OB, OC। देखो, दिस इज द पैरेललोपाइड, दिस साइड इज OA, दिस साइड इज OB एंड दिस साइड इज OC। 3 फोर्सेस हैं इन तीनों के अलोंग। देन दे रिजल्टेंट आल्सो एक्ट एट O, जो रिजल्टेंट है वो भी O पर एक्ट करेगा, एंड इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल OP ऑफ द पैरेललोपाइड। और जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इस पैरेललोपाइड के डायगोनल से दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं, यहाँ आ जाओ। अगर 3 फोर्सेस हैं, x फोर्सेस लिए है देखो OA के अलोंग। इफ x, y, z be the forces represented by OA, OB, OC respectively, let R and R be the resultant represented by OP। देखो, यहाँ जो 3 फोर्सेस लिए हैं x, y, z, इनका रिजल्टेंट OP के अलोंग है, यानी कि R जो है इन x, y, z का रिजल्टेंट है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं इस R फोर्स के कंपोनेंट देखती हूँ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग, वो कंपोनेंट क्या होंगे? x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट x, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट y एंड z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट z। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर मेरे पास फोर्सेस हैं x, y, z, तो इन तीनों का रिजल्टेंट आया है मेरे पास R। मैं उल्टा भी बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास R एक फोर्स है तो इसके कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग x, y एक्सिस के अलोंग y, z एक्सिस के अलोंग z। जब अगर आपके पास किसी फोर्सेस के कंपोनेंट x, y, z हो तो आप किस तरह से उसका रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड निकालते हो? x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडरूट। तो R की वैल्यू क्या हुई? x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडरूट। अब देखो, यहाँ जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, डायरेक्शन कोसाइंस। ये R फोर्स जिस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, R फोर्स एक्ट कर रहा है अलोंग द लाइन OP, तो R जिस भी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस किस तरह से निकालोगे? याद रखना, कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। x, y, z आर द कंपोनेंट एंड R इज देयर रिजल्टेंट, R इज देयर मैग्नीट्यूड। तो कंपोनेंट को आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास उस लाइन के डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे जिसके अलोंग वो फोर्स एक्ट कर रहा है। देखो, जैसे देखो, सपोज करो अगर मैं कहती हूँ कि ये इस लाइन के अलोंग एक फोर्स R है और इस F के जो कंपोनेंट हैं, लेट इस F के कंपोनेंट है x1, y1, z1। मीन्स इस F के कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग x1, y के अलोंग y1, z के अलोंग z1। और मैं आपसे कहती हूँ कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करता है उसके अलोंग डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड आउट करने हो। तो डायरेक्शन कोसाइंस किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं कि जो कंपोनेंट है आपके, कंपोनेंट को डिवाइड कर दो फोर्स से। टोटल फोर्स जो है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, मैग्नीट्यूड फोर्स जो है, उससे डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आपके पास निकल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर कंपोनेंट आपके पास हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल सकते हो, कंपोनेंट को टोटल से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अपोजिट, कि आपके पास, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, कंपोनेंट्स आर गिवन। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स आपके पास हैं x, y, z,
कंपोनेंट्स गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन निकाल सकते हो। किस तरह से निकाल सकते हो? एक्स वाई जेड को आप डिवाइड कर दो, जो भी इनका मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड मीन्स अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी तरह इसको डिवाइड कर दो, इस तरह इसको डिवाइड कर दो। तो अगर कंपोनेंट्स हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसका अपोजिट कि इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, ठीक है, सपोज करो आपको डायरेक्शन कोसाइंस में, स्टूडेंट ध्यान देना, मैं कोसाइंस की बात कर रही हूँ, रेशियोज की बात नहीं कर रही। अगर डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है ऑफ द फोर्स आर या एफ, कुछ भी आप ले सकते हो, और मैं आपको कहती हूँ फाइंड आउट द कंपोनेंट, फाइंड आउट कंपोनेंट्स। अगर डायरेक्शन कोसाइंस हैं, आपको कंपोनेंट निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? फोर्स को और कोसाइंस को मल्टीप्लाई कर दो। देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि x1 बाई एफ क्या है? x1 बाई एफ इज द डायरेक्शन कोसाइंस, दिस विल बी इक्वल टू l, ठीक है। y1 बाई एफ इज द डायरेक्शन कोसाइंस, y1 बाई एफ इज इक्वल टू m। ऐसे यहाँ लिख सकते हो z1 बाई एफ इज इक्वल टू n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? fl, y1 की वैल्यू fm, z1 की वैल्यू fn, और x1 y1 z1 क्या है? आपके कंपोनेंट। तो अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हो, आपको कंपोनेंट निकालने हो, तो आप क्या करो? कोसाइंस को मल्टीप्लाई कर दो टोटल फोर्स से। मीन्स अगर मुझे यहाँ कंपोनेंट निकालने हैं x1, तो इस l को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं? टोटल जो भी आपके पास है। जैसे अगर मैं सपोज इस टर्म को r से इंडिकेट करती हूँ, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, तो ये आएगा LR, ठीक है। y जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा MR, z जो कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा? NR, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं आपको इतना समझा रही हूँ कि अगर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स गिवन है और उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने हैं जिसके अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप क्या करो? कंपोनेंट को फोर्स से डिवाइड कर दो, x बाई एफ, वाई बाई एफ, जेड बाई एफ, या x बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, ठीक है। और उल्टा मीन्स आपको गिवन है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास है जिसके अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है, और फोर्स के कंपोनेंट यहाँ आपको फाइंड आउट करने हैं। तो फोर्स के कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? इन डायरेक्शन कोसाइंस को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो फोर्स को L से मल्टीप्लाई कर दूंगी, y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है तो फोर्स को m से मल्टीप्लाई कर दूंगी, z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है तो फोर्स को n से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो स्टूडेंट बस इसी चीज़ का ध्यान रखना। देखो यहाँ क्या निकाले गए हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या फॉर्मूला है? x बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस को किससे इंडिकेट करते हो आप? L M N से, यानी कि L की वैल्यू कितनी हुई? x बाई आर, m की वैल्यू कितनी हुई? y बाई आर, n की वैल्यू z बाई आर। यहाँ से x बाई z निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी LR, y की MR, z की NR। तो देखो उसके बाद आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ आ जाओ, x की वैल्यू LR, y की वैल्यू MR, z की वैल्यू NR। तो इस आर्टिकल में सिर्फ मुझे ये बताना था कि कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालोगे? डिवाइड करके, और डायरेक्शन कोसाइंस अगर दे रखे हैं तो कंपोनेंट्स कैसे निकालोगे? डायरेक्शन कोसाइंस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट एस्टेब्लिश्ड अबाउट द कपल। ये आप खुद पढ़ लेना, लास्ट रिजल्ट अभी मत पढ़ना क्योंकि आगे हम थ्योरम करेंगे तब आपको ये समझ आएगा। फर्स्ट 4 आपको समझ आ जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद एक रिजल्ट है आपका एक्सिस ऑफ ए कपल। देखो आपको पता है जब हम कपल ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से होते हैं? 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स हो, मान लो एक फोर्स मैंने ये लिया, ठीक है, और एक फोर्स मैंने ये लिया, इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कपल विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा रिजल्टेंट। तो विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या बनाता है? कपल। और ये कपल किस तरह से रोटेट करेगा? इसको इस तरह से रोटेट करेगा। ये मैं आपको पहले सारा समझा चुकी हूँ। दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है मोमेंट नेगेटिव आता है, और इस आर्म को बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं आर्म ऑफ द कपल। अब बात आती है एक्सिस ऑफ कपल क्या है। देखो मैं आपको बता दूँ, ये जैसे अगर इस कपल को रोटेट करूँ मैं, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ये कपल, और किस लाइन के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। देखो अगर मैं, जैसे मैंने ये वाइट पेन ले रखा है, इसको अगर मैं ऐसे हैंड कर लूँ, ऐसे स्टेबल कर लूँ, इसको यहाँ फिक्स कर दूँ,
तो इसके बाद जो मूवमेंट है इस लाइन के, ये जो लाइन है इस लाइन के अबाउट ऐसे ऐसे क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो ये लाइन क्या कहलाती है, आपकी एक्सिस ऑफ कपल। अब हम क्या करेंगे आगे जब हम थ्योरम करेंगे, बजाय कि इस पूरे कपल को बार बार इस तरह से इंडिकेट करने के सिर्फ एक लाइन से इंडिकेट करेंगे, और ये लाइन क्या होगी, एक्सिस ऑफ द कपल होगी। मीन्स अगर कहीं आपको कपल को इंडिकेट करना हो, कपल को शो करना हो, ड्रॉ करना हो, तो पूरा कपल ना ड्रॉ करके आप सिर्फ उसकी एक्सिस से भी इंडिकेट कर सकते हो। वो एक्सिस आपको बता देगी कि आपका कपल क्या है। और एक्सिस का किस तरह से पता लगेगा, जो इस एक्सिस की लेंथ है, लेंथ ऑफ एक्सिस विल टेल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द कपल। जितनी इसकी लेंथ होगी वो आपको बताएगी कपल का मूवमेंट कितना है। ठीक है, इससे आपके मूवमेंट, कपल के मूवमेंट की पता लगेगा। फिर जिस डायरेक्शन में आपकी ये एक्सिस होगी उससे परपेंडिकुलर प्लेन में कपल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कपल है किसी ना किसी प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखो मैंने अभी देखा कि ये जो पेन था, पेन अगर मैं एक्सिस ऑफ द कपल लेती हूँ तो जो कपल है आपका कॉपी के बुक के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो सपोज अगर मैं एक्स एक्सिस, सपोज करो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये इस तरह से ये जेड एक्सिस है, इसको मैं इस तरह से इंडिकेट कर रही हूँ। तो मैं आपको कहती हूँ अगर जेड एक्सिस आपकी एक्सिस ऑफ कपल है तो जो कपल है वो किस प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। तो एक तो आपको इसकी डायरेक्शन से ये पता लग जाएगा कि जो भी एक्सिस की डायरेक्शन है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर प्लेन आएगा, या ये लाइन जिस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के अंदर जो है आपका कपल एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, इसकी जो लेंथ है वो आपको मोमेंट ऑफ द कपल दे देगी। फिर दूसरा, इसकी जो सेंस है, सेंस मीन्स अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, वो आपको बताएगी मूवमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो मैं आपको समझाती हूँ आगे कि किस तरह से है, क्योंकि आपको पता है मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा। और एक्सिस को देख के मैं ये नहीं बता सकती एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो इसमें हम कुछ अजम्पशन करेंगे, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कि जो इसकी डायरेक्शन है अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, उस हिसाब से आपको पता लग जाता है जो कपल का मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन का है। ठीक है, तो अब देखो पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ कपल। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई ए कपल वी मस्ट नो द फॉलोइंग। नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इन विच द कपल इज एक्टिंग। देखो ये बता रहे हैं कि आपके पास एक कपल है तो उसको आप किन 3 चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहली बात, दो किस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इन विच द कपल इज एक्ट। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट आपके पास होना चाहिए। द सेंस इन विच कपल इज एक्टिंग मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज। अगर 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप कपल को ड्रॉ कर सकते हो, कपल को बता सकते हो। एक तो उसका मूवमेंट होनी चाहिए, एक उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तीसरा किस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है वो आपके पास होनी चाहिए। तो दीज प्रॉपर्टीज ऑफ ए कपल कैन बी रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बाय ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। नंबर 1, एट राइट एंगल टू द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, कि जो वो लाइन होगी प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगी। यही मैंने आपको बताया कि जो लाइन है जिस प्लेन में कपल एग्जिस्ट करता है उसके परपेंडिकुलर होती है। एंड ऑफ ए, लाइन के बारे में ही आगे, ऑफ ए डेफिनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट। और जो लाइन की लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट। थर्ड है ए डेफिनेट सेंस टू रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ देयर कपल। वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। डेफिनेट सेंस का मतलब वही कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेंस का मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड, उससे देख के हमें पता लग जाएगा कि किस सेंस में कपल की रोटेशन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। एंड सच ए लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कपल। Thus, the axis of couple is a straight line OP drawn from a point O in the plane of couple, perpendicular to the plane of couple, proportional to the length of movement of the couple। वही 3 ऊपर वाले पॉइंट आपको बताए गए हैं। अब आ जाओ कन्वेंशन ऑफ साइन। ये जो कन्वेंशन ऑफ साइन, ये जो मैं आपको बताई थी ना सेंस वाली बात, यही चीज़ है। देखो क्या है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। Let OX, OY, OZ be a set of 3 mutually perpendicular axes if a couple in the plane XOY causes the rotation from OX to OY। कि कोई आपका कपल है किस प्लेन में है, XOY। XOY का मतलब XY प्लेन में है, क्योंकि ऑटो रीजन है, ये X एक्सिस ये Y एक्सिस। कपल अगर आपका XY प्लेन में है और रोटेशन हम ले रहे हैं X to Y,
रोटेशन कैसे कैसे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, क्योंकि देखो जब मैं इस तरह से इसको डिनोट करती हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो रोटेशन एक्स से वाई भी हो सकती है, वाई से एक्स भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो रोटेशन लेनी है एक्स से वाई तक लेनी है। देन इट शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव लेंथ अलोंग ओ जेड। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि जो अगर ये एक्स टू वाई रोटेट करेगी तो इसकी जो एक्सिस ऑफ कपल है वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव जेड एक्सिस। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई ऐसी लाइन है जो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, तो आप बोल सकते हो कि जो कपल है वो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करेगा और जो उसकी रोटेशन होगी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ होगी, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज होगी, मीन्स पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से देखो क्लियर हो जाता है कि अगर एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है तो पॉजिटिव मूवमेंट आएगा और नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है तो नेगेटिव मूवमेंट आएगा। ठीक है, यही मैं आपको अपवर्ड डाउनवर्ड करके वर्ड बता रही थी, वही चीज़ यहाँ पर है। इसी तरह अगर आपने देखो वाई टू जेड प्लेन लिया, मीन्स वाई टू जेड अगर रोटेशन ली, तो जो आपके पास एक्सिस आएगी, एक्सिस की क्या डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर जेड एक्स प्लेन में लोगे तो एक्सिस जो होगी वो किसके अलोंग होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सिस के बारे में बताया है। अब आता है कंपोजिशन ऑफ कपल। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ फोर्स के बारे में बताया कि अगर फोर्स आर है, कंपोनेंट एक्स वाई जेड हैं, आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं उस लाइन के जिसके अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप कंपोनेंट को टोटल फोर्स से डिवाइड कर दो। और अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं और आपको कंपोनेंट निकालने हैं, तो आप डायरेक्शन कोसाइंस को टोटल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो फोर्स की बात थी, बिल्कुल सेम चीज़ है, बट यहाँ फोर्स की जगह आपके पास कपल है। कि सपोज करो एक कपल आपके पास है जिसका मोमेंट जी है और इस मोमेंट जी का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट एल एम एन है। जैसे फोर्स आर था, कंपोनेंट एक्स वाई जेड थे, इसी तरह जो मोमेंट है उसको हम जी से इंडिकेट करेंगे और इस जी के जो कंपोनेंट हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग वो इंडिकेट करे हैं एल एम एन से। दिस इज आर द स्टैंडर्ड नोटेशन, हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो जी के जो कंपोनेंट एल एम एन है, तो जी कैसे दिया जाएगा, रिजल्टेंट कैसे देते हो, अंडरूट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। ठीक है, अबाउट ए लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस, फिर से वही बात आ गई। देखो अगर आपके पास कपल मूवमेंट के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स आपको गिवन है और आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस लाइन के निकालने हैं, एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, कंपोनेंट को टोटल से डिवाइड कर दो। कंपोनेंट थे एल एम एन, टोटल मूवमेंट है जी, तो आ जाएंगे एल बाई जी, एम बाई जी, एन बाई जी। कन्वर्सली मीन्स उल्टा कि उस लाइन के अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो लिखा है इफ़ यू हैव ए कपल ऑफ मूवमेंट जी अबाउट ए लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन। अगर डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास हैं और आपको फाइंड आउट करने हैं कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट, तो क्या करोगे, इन डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल मूवमेंट से, मीन्स आ जाएगा एल जी, एम जी, एन जी। देखो यहाँ देखो लिखा नहीं हुआ, तो आप कंपोनेंट्स आपको ये सॉरी है लास्ट में, अगर आपको मोमेंट्स के कंपोनेंट निकालने हो तो वो आ जाएंगे एल जी, एम जी, एन जी। दीज आर सिमिलर टू द फोर्सेस आर। उसके बाद देखो ये आर्टिकल और कर लो, सिंपल सा आर्टिकल है, एनालिटिकल मेथड फॉर द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज। आपके पास फोर्सेज हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना है। लेट F1, F2, F3 and Fn be the set of concurrent forces all acting at a point O, R be their resultant। तो अगर आपके पास F1, F2, F3, Fn फोर्सेज हैं, रिजल्टेंट R फाइंड आउट करना है, तो सबकी वेक्टर एडिशन ले ली। इसमें लिखा लेट Fi be the magnitude, मीन्स Fi be the magnitude and Li, Mi, Ni be the direction cosines of force Fi। इसमें से आर्बिट्रेरी लिया F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn, आपके पास बहुत सारे फोर्सेज हैं, इसमें से एक फोर्स निकाल लिया, जैसे मान लो F10 निकाल लिया और वो 10 F
10 नाम दे के 10 का नाम 10 ना दे के क्या दे दिया आई, क्योंकि मुझे नहीं पता F10 निकाला है 15 निकाला, आप कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी निकाला मैंने उसका नाम दे दिया Fi। ठीक है, Fi फोर्स मैंने निकालना है, इस Fi फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल Fi है, और ये जिस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सॉरी जिस लाइन के अलोंग जो एक्ट कर रहा है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है Li, Mi, Ni। जैसे देखो I को वैल्यू 1 दे दूँ तो फोर्स F1 आएगा, उसका मैग्नीट्यूड F1, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे L1, M1, N1। F2 फोर्स लोगे तो मैग्नीट्यूड F2, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे L2, M2, N2 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप बाकी वैल्यूज दे सकते हो। तो I की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन N, क्योंकि I आपका जो फोर्सेज हैं वो 1 से लेकर N तक है। इफ R इज द मैग्नीट्यूड, R आपको इस R का, इस कैपिटल R की बात कर रहे हैं, इस R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है R है, एंड ये R जिस भी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है उसके डायरेक्शन को साइंस ले लैम्डा म्यू न्यू। इफ R इज द मैग्नीट्यूड एंड लैम्डा म्यू न्यू आर द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द रिजल्टेंट, देन देखो इस R का ये मैग्नीट्यूड था, इसका मैग्नीट्यूड R है और इसके डायरेक्शन को साइंस है लैम्डा म्यू न्यू। मुझे बताओ अगर मैं x एक्सिस के अलोंग इस R का कंपोनेंट निकालना चाहती हूँ, कंपोनेंट ऑफ R अलोंग x एक्सिस, तो इस R को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लैम्डा से। तो यहाँ क्या निकाला हुआ है लैम्डा R, लैम्डा R मीन्स कंपोनेंट ऑफ R अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि अगर मुझे कंपोनेंट निकालने हो तो इनको मैं R से मल्टीप्लाई करूंगी, लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगी, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकलेगा, म्यू से मल्टीप्लाई करूंगी, जेड एक्सिस का वाई एक्सिस का कंपोनेंट निकलेगा और न्यू से मल्टीप्लाई करूंगी तो जेड एक्सिस का कंपोनेंट। तो सबसे पहले लिया एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, तो क्या आएगा लैम्डा R। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखूँ, वेक्टर फॉर्म में लिख सकती हूँ आई डॉट R, क्योंकि मैंने देखो आपको शायद पहले भी बताया है, नहीं तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हो कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में निकालना हो तो उसके साथ, उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। मीन्स देखो अगर आपके पास ए वेक्टर है, मैं कहती हूँ इस ए का कंपोनेंट आप बी की डायरेक्शन में निकालो, तो इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता है जिस भी डायरेक्शन में निकालना चाहते हो उसके यूनिट वेक्टर के साथ, इसके यूनिट वेक्टर के साथ कंपोनेंट ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो। अगर मैं कहती हूँ इस ए का कंपोनेंट निकालो एक्स डायरेक्शन में, तो ए की डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी एक्स डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर के साथ। आपको पता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो क्या आएगा ए डॉट आई। तो उसी तरह आर का कंपोनेंट अगर मैं एक्स डायरेक्शन में निकालना चाहती हूँ, मुझे पता है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो आएगा आर डॉट आई कैप या आई डॉट आर, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है। ठीक है, आई डॉट आर की वैल्यू पुट कर दी F1, F2 एंड सो ऑन Fn। उसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आई डॉट F1 आएगा। आई डॉट F1 का मतलब F1 का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि F1 की डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ है और आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई डॉट F1 का मतलब कंपोनेंट ऑफ F1 अलोंग एक्स एक्सिस, एंड कंपोनेंट ऑफ F1 अलोंग एक्स एक्सिस निकालना हो तो क्या करूंगी, इसको F1 के डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मीन्स देखो सिंपल सी बात है, आई डॉट F1 का मतलब है कंपोनेंट ऑफ F1 अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको पता है अगर कंपोनेंट निकालने तो कैसे निकालते हैं। सपोज F1 के डायरेक्शन कोसाइंस है L1, M1, N1। ठीक है, देखो ऊपर लिखा था ना हमने Li, Mi, Ni किसके डायरेक्शन कोसाइंस है, Fi के, तो F1 के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है L1, M1, N1। तो कंपोनेंट निकालने होंगे तो कैसे निकालूंगी मैं, कंपोनेंट आ जाएंगे L1 F1, M1 F1, N1 F1। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट, ये जेड एक्सिस का। हमें किसका कंपोनेंट निकालना है, एक्स एक्सिस का, तो किसके इक्वल आएगा ये L1 F1। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है L1 F1। इसी तरह F2 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग निकालूंगी तो L2 F2 एंड सो ऑन Ln F1। ये पूरा का पूरा क्या आ गया, सारे के सारे जितने भी फोर्सेस हैं एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ गए और एडिशन कर रखा है। इट मीन्स क्या आ गया, एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स आ गया। इसको किससे इंडिकेट कर दिया, एक्स से। इसी तरह म्यू आर का मतलब कंपोनेंट ऑफ आर इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन है तो क्या लूंगी, आई की जगह जे लिया, जे डॉट आर। फिर जहाँ L1, L2, Ln थे उसी जगह आ जाएंगे M1, M2, Mn।
ठीक है। और ये टोटल आपका y डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो इट इज इक्वल टू y। ऐसे ही न्यू आर लिया तो ये z आ जाएगा। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हो, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो r आपके पास अंडरूट लेके आ गया। हेयर लैम्डा इज इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ कंपोनेंट आ गए x y z, टोटल फोर्स r है। लैम्डा म्यू न्यू क्या थे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालने हो तो किस तरह से करते हो, कंपोनेंट को 4 से डिवाइड कर दिया। हेंस द रिजल्टेंट हैज द मैग्नीट्यूड r इज इक्वल टू अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर x बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप अच्छे से स्टडी कर लेना। इसके बाद थ्योरम्स ऐसी स्टार्ट होती हैं जो पेपर में आती हैं। इसकी थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अगली इसमें तीन चार ही थ्योरम है, ज़्यादा नहीं है, पर सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आप ध्यान से पढ़ना। अभी तक जो मैंने आपको करवाया सारा बेसिक्स करवाया, इन्हीं बेसिक्स को यूज़ करके आगे हम थ्योरम्स करेंगे। तो स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो आप मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरम स्टार्ट करवाती हूँ।